जब आप सेकंड शेड्यूल के पार्ट सेकंड पे आते हो तो वो सीधे सीधे बोल रहा है अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस वेदर इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he contravenes any provision of the act or regulations or any guidelines issued by council. तो बाबू अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे प्रैक्टिस में हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आपने इस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के किसी भी प्रोविजन का, किसी भी रेगुलेशन का, किसी भी गाइडलाइन का वायोलेशन किया तो यू विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आओ जरा प्रोविजन की बात कर लें। सर हमारा पहला प्रोविजन है एंड द फर्स्ट प्रोविजन इज, आपको याद होगा कि अगर आप सेक्शन 6 में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बिना अगर आप प्रैक्टिस करते हुए पाए गए, यानी इसको सही कर देता हूं, विदाउट सीओपी तो भाई ये तो सेक्शन 6 का वायलेशन है। विदाउट सीओपी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सेक्शन 6 का सीधा 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 वायलेशन है। सेक्शन 25 ने कहा है नो बॉडी कॉर्पोरेट other than LLP cannot become audit firm। भाई LLP को छोड़कर किसी और बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर ऑडिट प्रोफेशन मत करने लग जाना, नॉट अलाउड है भैया। नो ऑडिट प्रोफेशन इन बॉडी कॉर्पोरेट अदर वन, एक को छोड़ के, एक जो है वो LLP है, वो तो हम लेके आए स्पेसिफिकली। तीसरा, सेक्शन 27 ब्रांच ऑफिस एंड सेकंड ऑफिस। भाई साहब, एक होगा आपका फर्स्ट ऑफिस, वो जिस नगर में है उससे, उसकी म्युनिसिपल लिमिट से ये म्युनिसिपल लिमिट है,
ये तो सिटी है, ये सिटी की म्यूनिसिपल लिमिट्स। म्यूनिसिपल लिमिट से 50 किलोमीटर के दायरे में यू कैन हैव अ सेकेंड ऑफिस। विदाउट फुल टाइम सीए इंचार्ज, क्योंकि सेक्शन 27 कहती है if a member has any branch, it should have one full-time employed one full-time CA as branch in charge. एक फुल टाइम सीए ब्रांच इंचार्ज के रूप में चाहिए, फुल टाइम सीए एज अ ब्रांच इंचार्ज। फुल टाइम सीए। और अगर आप 50 किलोमीटर के दायरे में हैं, ये है म्यूनिसिपल लिमिट, म्यूनिसिपल लिमिट से 50 किलोमीटर में आप किधर भी चले जाओ, यहां से म्यूनिसिपल लिमिट आई, इस म्यूनिसिपल लिमिट को पूरे रेडियस में घुमा लो आप, फिफ्टी किलोमीटर्स के दायरे में आपको कोई रोकने वाला नहीं, घूम लो आप पूरा। पूरा 50 किलोमीटर्स यू कैन हैव ओनली one office, not more than that, one as a second office। नहीं मेरे को और खोलना है सर, मेरे को इंदौर में ही 3 खोलना है। बाबू तू इंदौर के इंदौर में एक खोलेगा तो मैं उसको ऑफिस बोल दूंगा, इंदौर के इंदौर की म्यूनिसिपल लिमिट में भी दूसरा खोलेगा ना तो बाबू वो ब्रांच हो जाएगी। दूसरा ऑफिस तो ब्रांच कहलाएगी कहलाएगी। समझ में आया? जिस सिटी में आपको उस सिटी की म्यूनिसिपल लिमिट से 50 किलोमीटर के रेडियस में एक सेकंड ऑफिस आप रख सकते हो, उस सेकंड ऑफिस को बोला जाएगा second office। It would not be treated as branch, and the second office could be there without having full-time branch in charge। full-time branch in charge मतलब at least 182 days रहा हो। थोड़ा सा गड़बड़ थी एक्ट में, अमेंड करने की जरूरत थी, किया नहीं किया मालूम नहीं, मोर देन 182 डेज इसको लिया जाता है, क्योंकि 182 रख दिया तो 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट एक आदमी को बांट लेंगे, बोले 182 दिन मेरे यहाँ रहा, 182 दिन इसके यहाँ रहा और एक दिन खुद क्या रहा, मोर देन 182 है। पर ठीक है, अरे कुछ समझ में आया?
आगे बढ़ू? सो this is what some important sections, if violated, will become a misconduct. अरे आगे बढ़े, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अलग अलग महानुभाव अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालते हैं इसका, यही एकमात्र सत्य इंटरप्रिटेशन है। आपके कई सजेस्टेड में ये चीज गायब भी कर देते हैं, वो सीधे यहीं से पूछते हैं, जबकि म्यूनिसिपल लिमिट शहर के सेंटर से 50 किलोमीटर दूर नहीं है। शहर के नगर निगम की सीमा खत्म होती है वहां से 50 किलोमीटर। आगे बढ़े। ओह ओके, म्यूनिसिपल लिमिट मतलब नगर निगम की सीमा। ओम भाई, चलें आगे। ओम भाई आप कहां से हो? इंदौर से हो, बाहर से हो? नाउ अब ग्वालियर लश्कर, गजब। नाउ रेगुलेशंस अलग अलग हैं। कुछ रेगुलेशन है जो आपके आर्टिकल से रिलेटेड है, अब रेगुलेशन के नंबर दे रखे हैं, नंबर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेगुलेशन 43, रेगुलेशन 46, रेगुलेशन 47, रेगुलेशन 48, आप तो क्रम याद कर लो, रेगुलेशन के नंबर तो आप छोड़ ही दो। आप तो क्लॉज याद करके आपने जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पे असाइन किया है वही बहुत है। आप कहाँ रेगुलेशन याद करो, सब्जेक्ट मैटर जरूर याद करो। नंबर ऑफ आर्टिकल्स की सीट नहीं थी, ध्यान ही नहीं रखा। तुमको जितने आर्टिकल्स को रखने की पात्रता थी तुमने ध्यान ही नहीं रखा भैया। तुम अपनी मर्जी से आर्टिकल को लेते ही गए, लेते ही गए, लेते ही गए। आखिरी में जो 2 आर्टिकल रखे थे उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म निरस्त हो गया गया इंस्टीट्यूट से। बोले तुम्हारे सीए के पास जगह ही नहीं है, इतने तुम लोग कितने बार ले इसने आर्टिकल। अब आर्टिकल इंस्टीट्यूट को शिकायत कर रहा है कि मेरी क्या गलती, मेरा अटेम्प्ट खिसक गया इस सीए के चक्कर में। तो इंस्टीट्यूट बोलेगी हाँ यार भाई साहब ये तो गड़बड़ है यार, तुमको सीट देख के रखना चाहिए। भाई साहब रजिस्ट्रेशन करवाना ही भूल गए आर्टिकल का। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट की ड्यूटी है कि उसके अंडर में आए हुए आर्टिकल का रजिस्ट्रेशन कराए। साल भर बाद आर्टिकल जब फॉर्म भरने गया तो उसको पता चला मूर्ख को कि उसने तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा रखा है, एग्जाम ही नहीं दे पाया वो। अब वो इंस्टीट्यूट को चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई साहब ये क्या हो गया मेरे साथ। हमारी बड़ी फेमस फर्म है, हमारी फर्म में आना है तो 50,000 रुपए देना होंगे, उसी पैसे से तुमको तुम्हारा स्टाइपेंड दे देंगे। वाह यार सीए गजब है यार तू, आर्टिकलशिप के लिए प्रीमियम ले रहा है यार, है उसी के पैसे से उसी को स्टाइपेंड दे देगा। वाह रे भाई गजब। स्टाइपेंड नहीं दूंगा, दूंगा तो चेक दूंगा, कैश वापस कर देना। छुट्टी का काटूंगा, छुट्टी वाला चेक दूंगा, कैश वापस कर देना। ऐसे महान काम करेंगे गड़बड़ हो जाएगी। बिना बात के किसी बात के टर्मिनेट कर दिया आर्टिकल को
खेत पे भेज दिया हल चलाने के लिए आर्टिकल को। ये तो सब बाद में देखेंगे अपन, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस। अब ये तो पढ़े। आर्टिकल एंगेज फॉर अदर एक्टिविटीज, एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में कंप्लेन कर रहा है, आर्टिकल्स कंप्लेन अगेंस्ट एम्प्लॉयर। मीटू हो गया मेरे साथ। बाकी रेगुलेशन को आपको याद रखने की जरूरत नहीं, फालतू के रेगुलेशन। इतने बहुत है, लिख लिए सबने। इतने रेगुलेशन बहुत है, इससे ज्यादा रेगुलेशन पढ़ना ही नहीं, इससे रेगुलेशन मैंने दिए ही थे। देखो हमेशा इतने ही पढ़ाता हूं मैं। अब बाकी रेगुलेशन आते ही नहीं और काम के नहीं, जबरन में लिस्ट दे रखी है तो क्या करें अपन। आप तो ये लिख लो। अरे लिखते जा रहे हो साथ में तुम लोग, क्या करते हो मतलब बाद में लिखते हो कि साथ में ही लिख लेते हो? चलिए अब आता है सर वो गाइडलाइन कहाँ गई। अरे भाई साहब, गाइडलाइन का तो एक अकेला लेक्चर होगा आखिरी वाला, अभी अपन पहले ये खत्म करेंगे। फिर गाइडलाइन तो सबसे आखिरी में लेक्चर होगा, सिर्फ गाइडलाइन से गाइडलाइंस, सारी गाइडलाइंस पढ़ेंगे। Member of ICI, whether in practice or not, shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he being an employee of any firm, any person discloses information acquired in course of his employment to a person other than his employer except when required by law। और भैया हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी अपनी जगह है, एम्प्लॉई की कॉन्फिडेंशियलिटी अपनी जगह है, ध्यान रखा जाए। बीइंग प्रोफेशनल हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी अलग है, बीइंग एन एम्प्लॉय कॉन्फिडेंशियलिटी अलग है, ध्यान रखा जाए। A member of ICI, whether in practice or not, shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he, being an employee of any company, any firm, or any person, discloses information acquired in course of his employment to any person other than his employer, except required by the law or permitted by the employer। भाई अगर कानून ने कहा है तो डिस्क्लोज कर, तेरे क्लाइंट ने कहा है तो डिस्क्लोज कर, अन्यथा डिस्क्लोज मत कर। कांट डिस्क्लोज, बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो आप, नॉट पॉसिबल टू डिस्क्लोज।
गॉट इट? क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन कैसा आया था मालूम आपको? एक बहुत जबरदस्त, एक सीए के यहां पर एक एम्प्लॉय सीए और इस सीए ने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी। अब बताओ कौन सा सीए प्रॉब्लम में आएगा? कौन सा सीए प्रॉब्लम में आएगा? अब दोनों भाई साहब, एक तो इस क्लॉज में जाएगा, किसने डिस्क्लोज कर दी इंफॉर्मेशन, और दूसरा तेरे स्टाफ ने अगर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की है बाबू, तो तू नहीं डिस्क्लोज की है। अरे भैया, तुम्हारे स्टाफ ने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की मतलब तो तुमने ही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की ना, तो तुम भी कॉन्फिडेंशियलिटी में तो जाओगे उधर क्लॉज 1 में। सो सिंपल, टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस। चल, तो दूसरी बात जो हुई बड़ी सिंपल हुई, कॉन्फिडेंशियलिटी। तीसरा, तीसरा देख के मेरे को ये बताओ, आपको कुछ याद आता है क्या? तीसरा पॉइंट देखकर मुझे ये बताओ कि यहां आपको कुछ याद आ रहा है? इधर कुछ याद आ रहा है? बताओ बताओ, देख के बताओ। अरे डिसिप्लिनरी प्रोसीजर नहीं रे भाई ओम, मैंने तुमको उधर द फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट फर्स्ट के क्लॉज नंबर 3 में, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट थर्ड के क्लॉज नंबर 2 में, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट थर्ड के क्लॉज नंबर 2 में क्या पढ़ाया था? माई बाप को इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो तुम, बार बार तुमसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं आईसीएआई के यही सारे लोग, यही सारे थे वहां भी। देखो देखो जाके कौन सा था क्लॉज, क्या मैं क्लॉज का नंबर सही बोल रहा हूं? द फर्स्ट शेड्यूल पार्ट थर्ड क्लॉज सेकंड, एम आई कोटिंग अ राइट क्लॉज? जाके तो देखो। अरे यार ये क्या हो रहा है? हाँ, क्लॉज 2 पार्ट 3 शेड्यूल 1। अब ये क्या है? शेड्यूल सेकंड पार्ट सेकंड क्लॉज थर्ड। क्या कह रहा है? जिन माई बाप को तुम उस क्लॉज में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, उनको तुम इस क्लॉज में गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना,
क्वेश्चन आया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रोफाइल मंगवाई कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑडिट के अपॉइंटमेंट के लिए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जानबूझकर, जबकि वो एप्लीकेशन सिर्फ एफसीए को भरनी थी, इस भाई ने एसीए होते हुए अपने आप को एफसीए बता के इस एप्लीकेशन को भर दिया और इंस्टीट्यूट ने पकड़ लिया। क्या जोरदार क्वेश्चन, बताओ क्या क्या लगेगा। बताओ। आईसीएआई की प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी ने सीए की प्रोफाइल्स मंगाई सी&एजी के किसी असाइनमेंट के लिए। उसमें लिखा हुआ था सिर्फ एफसीए ही अप्लाई कर सकते हैं। हमारे एक एसीए ने एफसीए अपने आप को बता के आईसीएआई के एम्पैनलमेंट में अपना एम्पैनलमेंट करवाने के लिए एप्लीकेशन भेज दी। वो आईसीएआई है, हम सबकी माता, तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो, छोड़ेगी क्या वो? अब ये बताओ कहां कहां ले जाके निपटाया जाएगा इस बंदे को। पहले तो पार्ट 3 में जाएंगे, द फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 में जाएंगे। वहां जाने के बाद पहले जाएंगे, तूने अपने आप को एफसीए ने एसीए क्यों बताया, क्लॉज 1। दूसरा, ये वाला, वो वाला दूसरा नहीं, ये वाला तीसरा। मतलब द फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 का पहला क्लॉज एफसीए एसीए बताया, बस। न उसके नीचे का, न उसके भी नीचे का, क्योंकि थर्ड वाला जो है वो अदर देन आईसीआई लोगों से झूठ बोलने के लिए। आईसीआई से झूठ इधर बोला, यहां आएगा। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो इसे क्या कहते हैं? अब 1 महीना बढ़ गया है, तो जरा स्टैंडर्ड्स पे अच्छे से कमांड कर लिया जाए, है ना। जितने क्वेश्चन आंसर्स मैंने दिए हैं जबरदस्त तरीके से उनको सबको कर लिया जाए, है ना। 1 महीना बढ़ा है तो कुछ तो करोगे सॉलिड वाला। हाँ सर, 1 महीना बढ़ गया, आज 2-4 पिक्चरें निपटाएंगे, एक आध वेब सीरीज निपटाएंगे। अंकल कहाँ दिए हैं क्वेश्चन एंड आंसर? ओ माता, आप कहाँ घूम रही हैं? अरे यार, ये तो रहे क्वेश्चन एंड आंसर, ये वॉल्यूम 3। ढेर 500 क्वेश्चन दिए, 500 आंसर सहित सब कवर कर दिया उसमें मैंने। कहाँ है यार श्रेयसी, क्या कर रही है यार? आगे बढ़े। अभी स्टैंडर्ड वाइज टेस्ट ले लेते हैं ना। अब अभी चालू कर देते हैं टेस्ट सीरीज। बोलो आप, तो आपका स्टैंडर्ड हो जाए तो बोल देना, टेस्ट सीरीज चालू कर देंगे अपन। चलें आगे। नाउ कम्स क्लॉज 4।
A member of ICAI, whether in practice or not, shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he defalcates embezzles money received in his professional capacity. भाई साहब, चोरी चकारी, ना 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 ना, कैश की हेरा फेरी, बहुत गलत बात। अगर तुमने कैश डिफॉल्केट किया, एम्बेजलमेंट ऑफ मनी किया, बहुत गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब। और कौन सी मनी? जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपको मिली। अब एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान से जवाब देना। अगर आपने मेरे साथ कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा है तो आपको इसका सही जवाब देना पड़ेगा। एक क्लाइंट ने सीए को 5 लाख रुपए दिए कि मैं जा रहा हूं फॉरेन, मैं जा रहा हूं फॉरेन, और आप मेरा सारा एडवांस टैक्स टीडीएस सब जमा कर देना। उसकी वाइफ, वो भी प्रैक्टिसिंग सीए थी, वो पूरे इनकम टैक्स का काम देखती थी। इस बंदे ने अपनी वाइफ को कहा कि ये 5 लाख रुपए, इसकी पार्टनर ही थी वाइफ, लाइफ पार्टनर भी थी और पार्टनर भी थी, कि ये 5 लाख रुपए उसके एडवांस के लिए तू अपने पास रख ले और कर देना। ये वाइफ ज्वेलरी खरीद लाई और इस बंदे का काम ही नहीं हुआ। जब हिसाब किताब मिलाया गया तो 5 लाख रुपए का गबन निकल गया और ये बंदा इंस्टीट्यूट को शिकायत करता है कि मैं हस्बैंड के पास जाता हूं, हस्बैंड कहता है माय वाइफ डिफॉल्टेड द कैश। क्लाइंट की मनी खा गए। कैसे करते हो? और ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, ये सीधा फॉर्म पे नहीं लगता है, मेंबर पे लगता है। तो बाबू पति तो जाएंगे क्लॉज नंबर 10 में। तुम्हें क्लाइंट ने जिस पर्पस के लिए पैसा दिया, तुमने वो पैसा सही तरीके से खर्च नहीं किया। और पत्नी जी जाएंगी इस क्लॉज में कि आपने क्लाइंट की मनी को डिफॉल्केट कर दिया। पहली बात तो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना था, वो नहीं रखा। जिस काम के लिए दिया वहां खर्च करना था, वो नहीं किया। ऊपर से पत्नी को दिया जो पार्टनर थी, उसने भी जेवर वेवर खरीद लिए और हेरा फेरी कर दी। पति को बोल दिया मैंने जमा कर दी है और उसने कोई जमा वमा भी नहीं किए। नाउ वाइफ इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज नंबर 3, 4 and husband is guilty under clause number 3 or clause number 10 of first part. Got it everyone? आगे बढ़ू? अरे किसी भी, अच्छा एक मिनट, क्या ये सारे सीए पे लगता है या प्रैक्टिसिंग पे ही लगता है? जल्दी बताओ, क्या ये सभी सीए पे लगता है या प्रैक्टिसिंग सीए पे लगता है? सारे पे लगता है। अब मान लो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, प्रैक्टिस में नहीं हूं, मैंने किसी से जमीन के सौदे बेचने का बयाना लिया और जमीन किसी और को बेच दी और बयाना भी वापस नहीं कर रहा हूं, तो क्या मैं इस क्लॉज में निपटूंगा? बताओ। बिल्कुल निपटूंगा। किसी भी तरीका का कैश एम्बेजलमेंट अगर आपने किया है तो गए,
whatever kind of cash embezzlement you have done, gone for that. कोई दिक्कत ही नहीं है वहां तो. Got it? चलिए. हाँ, ब्रिंगिंग डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन तो आएगा ही आएगा, बट मेजरली क्या आएगा? डिफाल्केशन. है ना? मान गए जो मैंने बोला वो? ओम वीर नहीं मान रहे, ओम ओम बोल रहे हैं. बिल्कुल गलत बता रहे हो सर आप. बयाने का अमाउंट प्रोफेशनल कैपेसिटी में कहां आया? बिल्कुल सही बोल रहे हैं ओमवीर. अरे बयाने का अमाउंट है, प्रोफेशनल कैपेसिटी में थोड़ी आया है यार, पर्सनल कैपेसिटी में आया है. और जो भी पर्सनल कैपेसिटी में धोखाधड़ी होगी वो ब्रिंगिंग डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन होगी. ध्यान रखना. एक एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर के यहां कैश एम्बेजल कर दिया, बिल्कुल प्रोफेशनल कैपेसिटी में आएगा वो. एक सीए ने अपने क्लाइंट के यहाँ कैश एम्बेजलमेंट कर दिया, बिल्कुल प्रोफेशनल कैपेसिटी में आएगा वो. लेकिन एक सीए ने जमीन का बयाना लेके और कैश एम्बेजलमेंट कर लिया, ये नहीं आएगा. मैंने अपनी हाउसिंग सोसाइटी का ट्रेजरर बन के कैश एम्बेजलमेंट कर लिया, यहां नहीं आएगा. मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में ट्रेजरर के पद पर मिसकंडक्ट कर लिया, वो कहां आएगा बताओ? इस क्लॉज में तो आएगा ही आएगा. बिल्कुल प्रोफेशनल कैपेसिटी में किया है, यहां आएगा. लेकिन अपने मॉड्यूल में अदर मिसकंडक्ट में भी दिया हुआ है, तो अगर एग्जाम में आ जाए तो ये भी लिखना और वो भी लिखना, दोनों लिख के आ जाना. क्यों? मॉड्यूल ने वहां पे भी क्लासिफाई कर दिया उसको. अपन कुछ कर नहीं सकते, मॉड्यूल का हाथ नहीं पकड़ सकते बॉस. गॉट इट? गुड. अब आता है पार्ट 3, एप्लीकेबल टू मेंबर्स जनरली. जनरली मेंबर्स पर जो एप्लीकेबल है उस क्लॉज की अपन बात कर रहे हैं. थर्ड क्लॉज. अब मैं आपको क्या बताऊं, जो वहां था उसका मेजर रूप यहां है. वहां क्या था? held guilty by any civil or criminal court for an offense which is punishable with an imprisonment for a term exceeding 6 months. वहां क्या था? up to 6 months. यहां क्या है? exceeding 6 months. वहां था up to 6 months, यहां क्या है? exceeding 6 months. Did you get my point? Very good. तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, सारे क्लॉजेस खत्म हो गए. अब सिर्फ अपनी काउंसिल जनरल गाइडलाइन बची है. लेकिन जिस भी दिन आपको ऐसा लगे ना कि यार आपको क्लॉजेस का रिवीजन करना है, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं. ऐसी लाइन खींचना पूरी, और ये रिवीजन जितनी बार आप करोगे उतना आपके सेहत के लिए अच्छा है.
पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, फिर आएगा द सेकंड शेड्यूल, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। नाउ अपन ने एक एक नाम सोच के रखा है। अलाउिंग अ पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम, शेयर गिविंग, शेयर रिसीविंग, पार्टनरशिप, securing business, soliciting client, advertising professional attainment, communication with predecessor, 139, 140, percentage of profit, other occupation, sign। सेकेंड शेड्यूल में शेयर, शेयर गिवन, शेयर टेकन, एफसीए, एसीए, नो रिस्पॉन्स, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, लेस देन 6 months। यहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, मटेरियल फैक्ट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ग्रॉसली नेग्लिजेंट, baseless opinion, standards on auditing, money of the client, CA एक्ट का वायोलेशन, confidentiality of employee, wrong information to ICAI, and fourth one, embezzlement of cash, and then more than 6 months। ये था लेस देन और इक्वल टू 6 months। अब आप बताओ, किसी को उल्टी सीधी कहानियों के साथ इसको रटने की जरूरत क्या है? हर क्लॉज को आपने मेरे साथ जिया है, मेरे साथ पढ़ा है पिछले 7 दिनों में, तो इसमें किसी को बहुत ज्यादा रटने की कोई जरूरत तो मुझे नहीं लगती यार। कितना कोई रटना पड़ेगा कि यार क्लॉज के नाम ही याद नहीं हो रहे हमको। तो यार आपको करना कुछ नहीं है, ये जो मैंने टेबल बनाई ऐसी एक टेबल बना के रेगुलर वे में आप कर लो यार, क्या दिक्कत है? What is point in it? देखो, क्लॉज नंबर और सब्जेक्ट मतलब कंटेंट लिखे बिना कोड ऑफ एथिक्स में नंबर तो नहीं मिलेंगे, ये तो निश्चित मान लीजिए। दे वॉन्ट गिव यू मार्क्स अनलेस यू डोंट राइट क्लॉज नंबर्स। अब अपना एक लेक्चर और बचा है। अब आज सैटरडे है
और आज सुबह की क्लास तो वैसे ही बंद हो गई थी, कोई बात नहीं, भगवान को मालूम था कि एग्जाम आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं। तो अपन अब परसों मिल रहे हैं और day after tomorrow we will finish this particular chapter. परसों इस चैप्टर को अपन खत्म कर देंगे एंड देन विल स्टार्ट लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। गॉट इट? चलिए बाकी की बात करते हैं कल।